हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन एपिसोड 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडेक्स और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स कुछ टाइम के अंदर कैसे मूवमेंट कर सकता है। लास्ट वीडियोस के हमने जो बात की हुई थी कि यूएस के अंदर एक लॉन्ग टर्म का टॉप लग सकता है और उसकी शुरुआत हो चुकी है, शुरुआती साइंस दिखना शुरू हो चुकी है। उसकी भी चर्चा करेंगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। आईटी स्टॉक के अंदर जो आपने फॉल देखा इंडिया के अंदर और बाहर नैस्डैक में भी, उसकी भी स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करेंगे कि आईटी स्टॉक के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। साथ ही साथ सीमेंट सेक्टर और मेटल सेक्टर, इन दोनों में काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है, उसकी भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले डॉ जोन्स का चार्ट देख लेते हैं। डॉ जोन्स के अंदर आप देख सकते हो कि मई से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है। करेक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुई। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बात की हुई थी कि टॉप लग सकता है, लेकिन ये टॉप परमानेंट टॉप नहीं है। यहाँ से भी कहीं ऊपर जाना है और बाद में ऊपर जाके टॉप बनाना है, ना कि यहाँ पर। रसल का भी चार्ट देख लेता है। रसल के अंदर ब्रेकडाउन तो कन्फर्म हो चुका है, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद इसे भी एक बार ऊपर जाना है और उसका नया टॉप बनाना है। नैस्डैक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी नैस्डैक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने सपोर्ट तोड़ दी है, उसके नीचे आ चुका है और नीचे टिक भी चुका है। अगर अगले 1 साल तक अगर ये हाई नहीं काटता, उसके ऊपर भी नहीं जा पाता, तब हम ये चीज़ क्लियर मान सकते हैं कि इसका जो टॉप लग चुका है वो लॉन्ग टर्म का टॉप है। लेकिन लॉन्ग टर्म का टॉप अभी लगा है नहीं, उसके ऊपर एक कन्फ्यूजन बाकी है। तो हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म के लिए, कि लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म में इसमें कैसे मूवमेंट आती है। तो एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये भी निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर फ्राइडे में आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर था, बाद में क्लोजिंग के टाइम एकदम फ्लैट क्लोजिंग हो गई। इस फ्लैट क्लोजिंग का मतलब है कि निफ्टी कहीं ज़्यादा ऊपर गया था, बाद में फिर से नीचे आ चुका है। तो हमें इसे भी वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। निफ्टी अगर चाहे तो अपने 200 EM पर आ सकती है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और तब जाकर अच्छी सी करेक्शन पूरी हो जाएगी। बजट के दिन हमें वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि कैसी मूवमेंट आती है। हालांकि बजट और इलेक्शंस इन दोनों के वेटेज उतने ज़्यादा नहीं होंगे। अगर हम ग्लोबली मार्केट से अलाइ करने की कोशिश करें तो, उनके साथ बिहेव करने की कोशिश करें तो बजट के वेटेज इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिन के काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। खास करके कुछ सेक्टर्स के अंदर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, उनके अंदर कुछ मूवमेंट आ सकती है। तो एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी आईटी के चार्ट के अंदर सबसे बड़ा फॉल हुआ था और ये फॉल काफ़ी बड़ा था। सपोर्ट भी इसने तोड़ दिया और सपोर्ट के नीचे टिक चुका है, लेकिन अभी भी एक सपोर्ट है जो कि है 200 EM है डेली टाइम फ्रेम पर। अगर ये डेली टाइम फ्रेम पर आ जाता है 200 EM पर, तो यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता है। और हम स्टॉक स्पेसिफिक जब बात करेंगे आईटी स्टॉक के ऊपर, तब आप जान सकते हो कि सपोर्ट काफ़ी नज़दीक है आईटी स्टॉक्स में भी और आईटी सेक्टर के इंडेक्स में भी, यानी कि निफ्टी आईटी और आईटी के सारे स्टॉक, ये दोनों ही सपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ से बहुत बड़ी फॉल आना उतनी चीज़ पॉसिबल नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आईटी स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेता है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर प्रीवियसली बात की हुई थी कि एबीसी पैटर्न में करेक्शन को पूरी कर रहा है। तब करेक्शन तो पूरी हो चुका है, उसके बाद इम्पल्स फॉर्मेशन भी हो चुकी है और इम्पल्स फॉर्मेशन के बाद ये ऊपर भी निकल सकता है। हालांकि ये चीज़ पॉसिबल है कि शॉर्ट टर्म के अंदर बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करे और लॉन्ग टर्म के अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहो तो बैंकिंग स्टॉक के अंदर जैसे कि कोटक बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, उनके चार्ट देखकर या फिर करेक्शंस को नोटिस करके उसमें आप पोजीशन बना सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक उतने रिलायबल नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास बाकी ऑप्शन भी अवेलेबल है जैसे कि मेटल, इंफ्रा, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। सीमेंट, रियलिटी, उनके अंदर भी परफॉर्मेंस आ सकती है। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शंस अवेलेबल है। बैंकिंग, फाइनेंस, फार्मा और FMCG, इन चारों के ऊपर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार निफ्टी इंफ्रा का भी चार्ट देख लेता है। ये निफ्टी इंफ्रा का डेली चार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक काफ़ी सिमिलर है और आप चाहे तो इंफ्रा स्टॉक बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे सकता है। अगर आप निफ्टी इंफ्रा का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो 2008 में जो हाई बना था, वो हाई अभी तक कटा नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हम इस रेजिस्टेंस को वेट एंड वॉच करेंगे, या फिर नीचे कैसी कंसोलिडेशन पूरी होती है, करेक्शन कैसी पूरी होती है, उसे भी हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और उसके हिसाब से इंफ्रा भी इसके अंदर आप चाहो तो पोजीशन बना सकते हो, या फिर स्पेसिफिक इंफ्रा स्टॉक भी बाय कर सकते हो। दोनों ही केस के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। निफ्टी मेटल का भी इंडेक्स देख लेते हैं। ये निफ्टी मेटल का डेली चार्ट है।
डेली चार्ट के अंदर ये मई से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है। अभी तक इसने 200 में टच नहीं किया, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पर करेक्शन नहीं कर रहा, उसके अगले टाइम फ्रेम पे करेक्शन कर रहा है। और उसका अगला टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे का टाइम फ्रेम। तब 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर अभी तक इसने 200 में टच नहीं किया, तो एक बार इसे टच करने वापस आना है, या फिर अगर यहीं पर कंसोलिडेशन हो जाती है, कंसोलिडेशन के बाद मूविंग एवरेजेस अपने आप नज़दीक आ जाएंगे और उस टाइम के अंदर ब्रेकआउट भी आ सकता है और हम उस ब्रेकआउट को प्रॉपर्ली वैलिड मान सकते हैं। यानी कंसोलिडेशन होनी ज़रूरत है और 200 EMA को 2-3 बार टच करने की ज़रूरत है, तभी हम उस करेक्शन को वैलिड मान सकते हैं। ये पूरी तरह से एक टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है। अगर आपको मेटल स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए कोई पोजीशन बनानी है तो कॉपर का भी चार्ट आप देख सकते हो। कॉपर के अंदर कैसी मूवमेंट आती है उसके हिसाब से मेटल इंडेक्स के अंदर या फिर मेटल स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ सकती है। तो एक बार निफ्टी जूनियर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी जूनियर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि टाइम वाइज करेक्शन बची हुई है और प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी है। एक बार इसने 200 EMA भी टच कर चुका है, तो 200 EMA टच करने के बाद यहाँ पर पॉसिबल है कि कंसोलिडेशन हो सकती है और कंसोलिडेशन के बाद इसके अंदर करेक्शन पूरी हो सकती है। करेक्शन इसके अंदर सबसे पहले पूरी होगी। हालांकि निफ्टी के अंदर या फिर स्मॉल कैप मिड कैप उनके अंदर करेक्शन पूरी हो सकती है, लेकिन निफ्टी जूनियर के अंदर सबसे पहले करेक्शन पूरी होगी। अभी तक इसे चांसेस दिखाई दे रहा है। मिड कैप का भी चार्ट देख लेता है। ये निफ्टी मिड कैप 100 का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसको भी अपने 200 में पर आना है और वहाँ पर कंसोलिडेशन करनी है, तो हमें इसको भी वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। और स्मॉल कैप के अंदर भी सेम सिचुएशन है। स्मॉल कैप की प्रीवियसली में बात की हुई थी कि 5 स्टेजेस में करेक्शन को पूरी कर सकता है, तो अभी भी ये चीज़ पॉसिबल है कि 5 स्टेज के अंदर करेक्शन को पूरी कर सकता है। लेकिन इसके अंदर भी ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि ये भी अपने 200 में पर आए और वहाँ पर कंसोलिडेशन करे। तो एक बार स्मॉल कैप का चार्ट डॉलर टर्म्स के अंदर देख लेता है। ये डॉलर टर्म्स के अंदर मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 2008 में जो फॉल हुआ था, उस फॉल के पहले जो टॉप लगा था अभी भी वही टॉप है। हालांकि टॉप वो अभी तक कटा नहीं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर डॉलर टर्म्स के अंदर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, हम इसे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री। और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। लेकिन स्मॉल कैप के अंदर ब्रेकआउट काफ़ी नज़दीक है। हम इसे ब्रेकआउट को वैलिड तभी मानेंगे जब मंथली कैंडल के ऊपर पूरी क्लोजिंग आ जाएगी, ना कि जब ऊपर जाए और इंट्राडे में हाई बनाए और फिर से नीचे आ जाए एक ही मंथ के अंदर। तब उस केस के अंदर आप मान सकते हो कि एक शैडो बन सकती है मंथली टाइम फ्रेम पर। उस चीज़ को हम वैलिड नहीं मान सकते हैं। वैलिड तभी मान सकते हैं जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर पूरी तरह से क्लोजिंग दे, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पर। तो स्टॉक वाला पार्ट कंटिन्यू करने से पहले और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप टाइप्स ऑफ स्टॉक डिस्कस करना चाहते हो और टाइप्स ऑफ स्टॉक के ऊपर रीड करना चाहते हो, तो हमने इस पे ऊपर ब्लॉग अपलोड किया हुआ है। उस ब्लॉग के अंदर डिविडेंड स्टॉक, इनकम स्टॉक, साइक्लिकल, नॉन साइक्लिकल, बहुत सारे चार्ट हमने डिस्कस किए हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी उसके अंदर हमने ऐड कर दिए नए से। अगर आप वो ब्लॉग देखना चाहते हो तब उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उस ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हो एकदम फ्री। तो एक बार मेटल स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये टाटा स्टील का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर प्रॉपर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। हालांकि ट्रायंगल को उतना नहीं मान सकते कि ये इतना प्रॉपर है, लेकिन फिर भी ये ट्रायंगल तो फॉर्म कर ही रहा है। मूविंग एवरेजेस भी स्क्वीज हो चुका है, टाइम भी इसने पूरा बिता चुका है। तो एक बार हमें ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। अगर आप इसके अंदर 100 शेयर्स बाई कर सकते हो, तब चाहे तो आप 20 शेयर्स को अभी बाई कर सकते हो, क्योंकि अभी ये सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। जैसे ही सपोर्ट के ऊपर बाउंस आएगा तब आप चाहे तो इसमें बाइंग ले सकते हो, और अभी भी कोई ख़राब टाइम नहीं है इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाने में। अगर आप इसके अंदर सेफ पोजीशन बनाना चाहते हो कि कब इसमें ब्रेकआउट आता है और तभी हम बाई कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो अभी भी इसे बाई कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर। तो एक बार JSW स्टील का भी चार्ट देख लेते हैं। ये JSW स्टील का डेली चार्ट है। ये ऑलमोस्ट 770 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रेजिस्टेंस अभी तक इसने काटा नहीं है, लेकिन मूविंग एवरेजेस के आसपास ये कंसोलिडेशन हो सकती है। इसके अंदर ये चीज़ पॉसिबल है कि 2-3 महीने और कंसोलिडेट करे, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे अभी बाई कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर। 2-3 महीने कंसोलिडेशन जब हो जाएगी शॉर्ट टर्म के अंदर, तब लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। तब लॉन्ग टर्म के अंदर टाटा स्टील, JSW स्टील, इन दोनों स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन हो सकती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे सकते हैं। तो एक बार जिंदल स्टील एंड PWR का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने पूरी कंसोलिडेशन कर दी है। अभी बस इसमें ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहे हैं कब इसमें ब्रेकआउट आता है, लेकिन अगर आप चाहो तो अभी भी इसे बाई कर सकते हो। इसके अंदर भी कोई ख़राब टाइम नहीं है। इसके अंदर भी वही चीज़ पॉसिबल है कि हो सकता है टाइम पास करे यहाँ पर,
थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है। 2-3 महीने के अंदर इसके अंदर ब्रेकआउट पॉसिबल है, जो ब्रेकआउट काफ़ी लंबा चले और लॉन्ग टर्म के अंदर ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार हिंदुस्तान कॉपर का भी चार्ट देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रिलायबल भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अंदर अगर डिसइन्वेस्टमेंट होती है तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। काफ़ी अच्छे इसके प्लांट है, उसको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा और इसके अंदर काफ़ी बड़ी ग्रोथ आ सकती है। मूविंग एवरेजेस पूरी तरह से स्क्वीज़ हो चुके हैं, लेकिन इसका चार्ट काफ़ी अच्छा है अगर बाकियों से कंपेयर करें तो, क्योंकि मूविंग एवरेजेस सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्क्वीज़ हो चुका है बाकियों से अगर कंपेयर किया जाए तो एक बार महाराष्ट्र सीमलेस का भी चार्ट देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र सीमलेस का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2000 से लेकर 2008 तक काफ़ी बड़ी मूल मार्केट थी इसमें। 2000 के आसपास अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 7 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और 2008 में जो हाई लगा था उस हाई में ऑलमोस्ट ये 750 का हो चुका था। तो 8 साल के अंदर ऑलमोस्ट ये 100 गुना के रिटर्न्स दे दिए। इतनी बड़ी बुल मार्केट थी, तो उसके बाद करेक्शन भी बहुत बड़ी इसमें आ चुकी है, और करेक्शन हो रही थी 2008 से लेकर 2021 तक। 21 में ब्रेकआउट भी आ चुका है, उसके ऊपर भी निकल चुका है, और अभी इसके अंदर कन्फर्मेशन आ चुकी है कि ये ऊपर निकल सकता है। तो एक बार शॉर्ट टर्म के लिए 3R का चार्ट देख लेता है। 3R के चार्ट के अंदर हालांकि ये करेक्शन कर रहा है, ये पूरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, इन दोनों के बीच में अगर एक चूज़ करना चाहते हो कौन सी करेक्शन ज़्यादा अच्छी होती है, तो टाइम वाइज करेक्शन हमेशा ज़्यादा अच्छी रहेगी प्राइस वाइज करेक्शन के कंपैरिजन में। तो एक बार सेल का भी चार्ट देख लेते हैं। ये सेल का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर ये भी 2008 से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है। करेक्शन अब जाकर पूरी हो चुकी है, तो इसके अंदर भी अपमूव आ सकती है। लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो चुके हैं। थोड़ा सा ही नीचे आ चुका है सपोर्ट के, लेकिन फिर भी हम इसे ब्रेकडाउन नहीं मान सकते, क्योंकि नीचे सस्टेन नहीं हुआ। तो सेल के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है कि ब्रेकडाउन ये कैंसिल हो जाए और उसके ऊपर टिक जाए। हमें इसे भी वेट एंड वॉच करेंगे कि कब ये लाइन के ऊपर आता है और कब ये लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तभी हम इस ब्रेकआउट को मान सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। NMDC का भी चार्ट देख लेते हैं। ये NMDC का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप बोल सकते हो कि ये प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन कर रहा है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर ये डेली टाइम फ्रेम के भी नीचे आ चुका था, लेकिन जैसे इसके अंदर ऊपर आने की कोशिश करेगा, मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करेगा, तब हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, और शॉर्ट टर्म के अंदर भी इसमें परफॉर्मेंस आ सकती है। शॉर्ट टर्म का मतलब है 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। तो एक बार ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक देख लेते हैं। ये अपोलो टायर्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर सपोर्ट के ऊपर टिक चुका है। सपोर्ट के ऊपर टिकने के बाद हम इसमें अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी टायर स्टॉक की तरह जैसे कि MRF और C8 जो कि काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी नीचे आ चुका है, अपोलो टायर्स के अंदर वैसी चीज़ नहीं है। अपोलो टायर्स सपोर्ट के ऊपर टिक चुका है और सपोर्ट के ऊपर ही कंसोलिडेशन कर रहा है। तो जैसे इसके अंदर कोई अपमूव आती है हम इसे बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देख लेते हैं। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये 50 EMA 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन कर सकता है, तब हम चाहे तो अभी भी इसे बाई कर सकते हैं। C8 का भी चार्ट देख लेते हैं। C8 का चार्ट काफ़ी वीक है अगर हम बाकियों से कंपेयर करें तो। शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी वीकनेस में आ चुकी है, लेकिन जैसे ही ये 200 EMA पार करेगा इसके अंदर फिर से स्ट्रेंथ आ जाएगी, और हम तब चाहे तो इसे बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है अगर ये 200 EMA पार कर दे तो। MRF का भी चार्ट देख लेते हैं। MRF और C8 इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। जैसे इसके अंदर भी 200 EMA पार होगा तब हम इसे बाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो एक बार TVS मोटर्स का चार्ट देख लेते हैं। ये TVS मोटर्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ऑलमोस्ट ये मार्च 2021 से लेकर अभी तक ये कंसोलिडेशन कर रहा है। बीच में इसने ऊपर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही ऊपर निकला बाकी ऑटो स्टॉक के अंदर करेक्शन शुरू हो गई। तो एक बार इसमें भी करेक्शन शुरू हो चुकी है। तो करेक्शन अब जाकर ख़त्म हो सकती है। आप चाहे तो अभी भी इसे बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा है, जो कि है 200 EMA। 200 EMA पर स्टॉप लॉस लगा देना है, जो कि जैसे ही ट्रिगर होगा तभी आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस काफ़ी कम है। हालांकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है। कंसोलिडेशन के बाद आप चाहे तो इसे बाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाई करना चाहते हो तो अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, और यहाँ तक कि ऑटो सेक्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे ही सेमीकंडक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी
तब ऑटो सेक्टर के अंदर भी काफ़ी बड़ा बूम आपको दिखाई देता रहेगा। जो भी ऑटो स्टॉक के अंदर ऑर्डर्स पेंडिंग है, जैसे गाड़ी के ऑर्डर्स पेंडिंग है, टायर के अंदर भी मूवमेंट आ सकती है, ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स, उनके अंदर भी मूवमेंट आ सकती है। तो ऑटो स्टॉक के अंदर काफ़ी कम टाइम के अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है, जैसे ये सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और ये चीज़ भी पॉसिबल है कि बजट के अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो, बजट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की जाए कि जिसके अंदर सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हमें इसे भी वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। तो एक बार आयशर मोटर्स का चार्ट देख लेते हैं। ये आयशर मोटर्स का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी तक इसमें अंदर ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि कब इसमें ब्रेकआउट आता है और हम तब चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इसके अंदर में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो एक बार मारुति का भी चार्ट देख लेते हैं। ये मारुति का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर 2018 से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है। ब्रेकआउट अब जाकर आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद भी हमें फिर भी एक कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना है कि कब इसमें कन्फर्मेशन आ जाती है, और चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें भी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। हालांकि 3 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, ऑलमोस्ट 8300 पे इसने ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है। जो भी प्रीवियस कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया, उस कैंडल का लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो डेली टाइम फ्रेम पर, और जो स्टॉप लॉस आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। जैसे डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉस कटेगा, जो कि हमारी सपोर्ट लाइन है, तब आप चाहे तो इसमें निकल सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें काफ़ी बड़े रिटर्न्स दे सकता है। अगर ऑटो सेक्टर के अंदर ग्रोथ आती है तो मारुति इसका लीडर स्टॉक है। लीडर स्टॉक भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकता है। तो एक बार ग्रेविस कॉटन का डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मार्च 2021 से लेकर 2022 के स्टार्टिंग तक ये बड़ी करेक्शन कर रहा था। ये पूरी तरह से एक टाइम वाइज करेक्शन है। टाइम वाइज करेक्शन के बाद ब्रेकआउट भी आ चुका है और ऊपर निकलना सस्टेन भी हो चुका है। तो एक बार इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 2015 से लेकर 2021 तक ही करेक्शन कर रहा था। तो इतनी बड़ी करेक्शन ये हो चुकी है। तो बड़ी करेक्शन होने के बाद बड़ी अप मूवी आती है, तो उसके चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हो। अगर आप नीचे से काउंट करो तो काफ़ी बड़े रिटर्न्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर 2015 से काउंटिंग करो तो 2015 से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, अगर ये कोविड का फॉल अगर आप छोड़ दो तो पूरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन कर रहा था। कभी भी इसके अंदर बड़ी प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, और टाइम वाइज करेक्शन हमेशा बेहतर होती है प्राइस वाइज करेक्शन से, जो कि हमें निफ्टी में भी नज़र आ रही है। M&M का भी चार्ट देख लेते हैं। ये M&M का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी कंसोलिडेशन हो सकती है। इसको भी चाहे तो अपने 200 EM पर आ सकते हैं वापस एक बार टेस्ट करने। जैसे ही ये 200 EM को वापस टेस्ट करने आ जाता है, हम इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि अगर कंसोलिडेशन होती है या फिर ऊपर निकलता है। लेकिन मूविंग एवरेजेस अभी तक उतना स्क्वीज़ नहीं हुए जितने की होने चाहिए। हालांकि अगर आप पहले देखो तो पहले काफ़ी बड़ी करेक्शन ही कर चुका है, तो बाद में फिर से करेक्शन के अंदर एंटर करना उतना वैलिड नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है, और मूविंग एवरेजेस का स्क्वीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हो। तो अशोक लेलैंड का भी चार्ट देख लेते हैं। ये अशोक लेलैंड का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मार्च 2021 से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका बड़ा वाला चार्ट देखो तो ये भी 2018 से करेक्शन कर रहा है, बाकी ऑटो स्टॉक की तरह। तो इसके अंदर भी कंसोलिडेशन हो सकती है, ब्रेकआउट आ सकता है। चाहे तो अभी भी इसे बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, जो कि काफ़ी बड़े व्हीकल्स के अंदर या फिर हैवी व्हीकल्स के अंदर लीडर स्टॉक है। लीडर स्टॉक का मतलब है इंडिया के अंदर लीडर, और वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट ये 10th नंबर पे आता है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके अंदर भी काफ़ी बड़े रिटर्न्स आ सकते हैं। साथ ही साथ अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक ट्रक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक बस के अंदर, उनके अंदर भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रखता है। उसके अंदर भी R&D चल रही है अशोक लेलैंड की। तो बजट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर इथेनॉल, इनके ऊपर कोई बड़ा डिसीजन अनाउंस होता है तो ऑटो स्टॉक और शुगर स्टॉक, इन दोनों के अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। एक और चार्ट देख लेते हैं ऑटो स्टॉक से, जो कि काफ़ी ख़राब है। स्वराज इंजन्स। स्वराज इंजन्स का चार्ट पहले तो काफ़ी अच्छा था। हमने इसमें प्रीवियसली बात भी की हुई थी निफ्टी सेक्टर एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर हमने बात की हुई थी कि जैसे इसके अंदर अपमूव आएगी, हम चाहे तो इसमें कन्फर्मेशन दे सकते हैं, चाहे तो इसे बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक बार इसने कंसोलिडेशन के बाद देखने सपोर्ट तोड़ दी है, जैसे कि अमेज़ॉन ने किया था नैस्डैक के अंदर। तो सपोर्ट इसमें तोड़ दी है। जब तक ये लाइन के ऊपर नहीं आता तब तक हमें इसे हाथ नहीं लगाना। जैसे ये लाइन के ऊपर आता है तभी हम इसे बाय कर सकते हैं, ना कि अब।
तो एक बार बॉश का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बॉश का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 2015 से लेकर 2021 तक ये करेक्शन कर रहा था, काफ़ी नीचे आ चुका था। मूविंग एवरेजेस के भी ये नीचे आ चुका था, मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन भी हो चुका था, लेकिन अब जाकर ये ऊपर आ चुका है, ऊपर सस्टेन भी हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी कंसोलिडेशन कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर जैसे ही कंसोलिडेशन पूरी होगी, हम चाहे तो अभी भी इसे बाई कर सकते हैं। 2-3 महीने की कंसोलिडेशन बची है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तब ये काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल के अंदर जो फ्लेक्स इंजन्स लगेंगे, फ्लेक्स इंजन्स बॉश इंजन्स के थ्रू ही लगेंगे। बॉश के अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है अगर ऑटो स्टॉक के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो एक बार टाटा मोटर्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये टाटा मोटर्स का 3 ईयर का चार्ट है। 3 ईयर के अंदर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस को पार नहीं करेगा तब हम इसे बाय नहीं कर सकते। जैसे ये रेजिस्टेंस को पार करेगा, इसमें ब्रेकआउट कन्फर्मेशन आ जाएगी और हम तब चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसे बाय किया जा सकता है अगर नीचे कंसोलिडेशन पूरी हो जाती है और मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ हो जाते हैं तो। और अगर इसे मूविंग एवरेजेस को पूरी स्क्वीज़ करना है तो एक बार फिर से 200 EMA को टच करना है और वहाँ पर कंसोलिडेशन होनी है, ना कि यहाँ पर जब ये खड़ा है। तो एक बार इसमें भी फॉल एक्सपेक्टेड है जब ये 200 EMA को कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर फॉल नहीं आता, यही से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तब ये रेजिस्टेंस को भी पार कर सकता है, ब्रेकआउट भी आ सकता है और लॉन्ग टर्म के अंदर ये बाकी ऑटो स्टॉक को आउट परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि मारुति, आयशर मोटर्स और बाकी ऑटो स्टॉक। M&M क्योंकि ये 2015 से करेक्शन कर रहा है। टाटा मोटर्स की करेक्शन 2015 से चल रही थी और बाकी ऑटो स्टॉक की करेक्शन ऑलमोस्ट 2017 या फिर 18 से चल रही थी। तो काफ़ी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स के अंदर आ चुकी है, तो अब जाकर ये आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार भारत फोर्ज का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भारत फोर्ज का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेजेस तो स्क्वीज़ हो चुके हैं। 50 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन हो चुकी है। तो कंसोलिडेशन के बाद जैसे एक कैंडल हमें मिलती है ब्रेकआउट की, या फिर ब्रेकआउट के अंदर एक बड़ी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो उस बड़ी बुलिश कैंडल फॉर्म होने का मतलब है ब्रेकआउट कन्फर्म हो चुका है और उसके अंदर अपमूव आ सकती है। तो हम चाहे तो अभी भी इसे बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसे बाय नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहते हो तब निफ्टी के अंदर या फिर बाकी ऑटो स्टॉक के अंदर आपको वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि उनके अंदर कैसी मूवमेंट आती है, पीयर ग्रुप्स के अंदर कैसी मूवमेंट आती है, तब हम चाहे तो इसे शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो एक बार IT सेक्टर के स्टॉक देख लेते हैं। IT सेक्टर के स्टॉक देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि IT सेक्टर के अंदर ही सबसे ज़्यादा फॉल आया था और IT सेक्टर का वेटेज सबसे सेकंड नंबर पर है बैंकिंग के बाद। तो IT सेक्टर के अंदर जो फॉल आया था उसके वजह से निफ्टी के अंदर ज़्यादा फॉल हो चुका था। अगर हम नैस्डैक को भी कंपेयर करें तो नैस्डैक के अंदर भी काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका था। US कंपनीज़ के IT स्टॉक नैस्डैक के अंदर ही लिस्टेड है, तो नैस्डैक का चार्ट और IT स्टॉक इन दोनों के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका था। तो इसको हमें स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले C&T का चार्ट देख लेते हैं। ये C&T का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो सपोर्ट फॉर्म कर रहा है। अभी हालांकि कंसोलिडेशन बाकी है, टाइम वाइज करेक्शन बची हुई है और प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी है। 50 EMA 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन होनी है और उस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट जब आएगा तब हम चाहे तो इसे बाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक ही साबित हो सकता है। हालांकि ये चीज़ पॉसिबल है कि और 2 महीने कंसोलिडेट करे और तब कंसोलिडेशन होने के बाद तब इसमें करेक्शन पूरी हो, ना कि अब करेक्शन को पूरी कर सकता है। लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप के अंदर हालांकि रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स भी इसके अंदर थोड़े ज़्यादा मिल सकते हैं। तो C&T के अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म को चाहे तो अभी से बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के अंदर ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। TCS का भी चार्ट देख लेते हैं। ये TCS का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसको भी अपने 200 EMA पर आना है, तो यहाँ से कंसोलिडेशन काफ़ी दूर है, कंसोलिडेशन गैप काफ़ी दूर है। तो TCS के अंदर टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों ही बची हो सकती है। इसके भी ये थोड़ा नीचे आ सकता है और कंसोलिडेशन के अंदर ये भी काफ़ी नीचे आ सकता है। टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों इसमें बची हुई है। तो हम चाहे तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसे बाई नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे ही करेक्शन ख़त्म होगी तब हम चाहे तो इसे बाई कर सकते हैं। IT स्टॉक या फिर IT सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इन्फोसिस का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इन्फोसिस का डेली चार्ट है, तो एक बार इसको भी 200 EMA पर आना है। हालांकि गैप ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। इसके अंदर भी टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों ही बची हो सकती है। HCL टेक का भी चार्ट देख लेते हैं। HCL टेक का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इसने TCS को और इन्फोसिस को अंडर परफॉर्म किया हुआ है।
तो TCS और इन्फोसिस ये दोनों काफ़ी अच्छे स्टॉक है अगर हम लॉन्ग टर्म की कंपेयर करो HCL टेक से। तो HCL टेक भी शॉर्ट टर्म के अंदर ज़्यादा दूर नहीं है अपने सपोर्ट के, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो सकती है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन फिर भी इसके अंदर बची हुई है। हालांकि पहले आप देखो तो पहले जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे, अभी जाकर ये सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर 200 EMA के नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है। तो HCL टेक के अंदर टाइम वाइज करेक्शन बची है, प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी है। हमें इसे भी वेट एंड वॉच करना है, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अभी बाई नहीं करना, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और दो चार्ट देख लेते हैं जो कि कंपनीज काफ़ी सिमिलर है, माइंडट्री और हैप्पीएस्ट माइंड। तो एक बार माइंडट्री का चार्ट देख लेते हैं। ये माइंडट्री का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट का आप देख सकते हो कि प्रॉपर एक एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है। एनगल्फिंग या फिर मारूबोजू, आप दोनों में से कोई भी इसे नाम दे सकते हो, लेकिन इन कैंडल की कन्फर्मेशन तभी आएगी जब इसकी अगली कैंडल फॉर्म होगी, और अगली कैंडल जब बेरिश फॉर्म हो जाएगी तब कन्फर्मेशन आ जाएगी। तो अगली कैंडल फॉर्म होने का इंतज़ार करना है। तो एक बार माइंडट्री का डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि प्रॉपर ये डेली टाइम फ्रेम पर आ चुका है 200 EMA पर। तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन हो जाती है और 2-3 महीने, तो जो एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो चुकी है वो कैंडल भी कन्फर्मेशन के बाद कैंसिल हो सकती है, और इस कैंसिलेशन के बाद ये भी अपमूव दे सकता है। तो एनगल्फिंग कैंडल भले ही मंथली चार्ट के अंदर फॉर्म हुई है, लेकिन फिर भी इसे कैंसिल किया जा सकता है अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाती है और उस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ जाता है। तो वैसे ही हैप्पीएस्ट माइंड का भी चार्ट देख लेता है। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी सेम सिचुएशन है, ये भी डेली टाइम फ्रेम पर आ चुका है। यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो सकती है, 50 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन हो जाती है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाती है तो उसके बाद मूविंग एवरेजेस पूरी तरह से स्क्वीज हो जाएंगे, और मूविंग एवरेजेस स्क्वीज होने के बाद ब्रेकआउट भी आ सकता है। तो एक बार FSL का चार्ट देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। अगर हम FSL की बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखा हुआ स्टॉक है, लेकिन फिर भी ये डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है। ब्रेकडाउन हम फिर भी इसे नहीं मान सकते, क्योंकि ब्रेकडाउन इसमें कन्फर्मेशन नहीं हुई, लेकिन जब तक ये लो नहीं कटता तब तक हम इस ब्रेकडाउन को कंफर्म नहीं मान सकते। लेकिन जैसे ही कन्फर्मेशन आ गई और यहीं से बाउंस आ जाता है, तब हम ये मान सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम पर करेक्शन कर रहा है। तब अगर डेली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन पूरी हो जाती है, तब हम ये चीज़ मान सकते हैं कि इसमें अपमूव आ सकती है, और ये अपमूव कोई छोटी मोटी अपमूव नहीं हुई। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो, तब लॉन्ग टर्म के अंदर ऑलमोस्ट ये 2008 से लेकर 2021 तक करेक्शन कर रहा था। इतनी बड़ी करेक्शन इसमें हो चुकी है, तो उसके बाद जो अपमूव आएगी वो भी कोई छोटी मोटी अपमूव नहीं होगी। इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी अपमूव आ सकती है, काफ़ी बड़े रिटर्न इसके अंदर दे सकता है। तो हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही करेक्शन पूरी होगी, लॉन्ग टर्म की करेक्शन भी पूरी कर सकता है, और ये कोई छोटी मोटी करेक्शन नहीं है। तो एक बार टेक महिंद्रा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये टेक महिंद्रा का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये डेली टाइम फ्रेम के 200 EMA पर आ चुका है। यहाँ पर भी एक चीज़ पॉसिबल है कि यहाँ से बाउंस ले, और बाउंस भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस और TCS में हो सकता है, हालांकि थोड़ी सी जगह बची हुई है, लेकिन बाकी 3 स्टॉक के अंदर काफ़ी कम जगह है और इनके अंदर काफ़ी बड़े बाउंस आ सकते हैं। और जैसे ही इसके अंदर कोई बड़ा बाउंस आएगा तब FSL के अंदर भी बाउंस आ सकता है। हमें इसे भी नोट डाउन करने की ज़रूरत है। तो एक बार L&T के 2 स्टॉक देख लेते हैं, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये भी 200 EMA पर आ चुका है। यहाँ पर भी बाउंस आ सकता है काफ़ी बड़ा, काफ़ी कम टाइम के अंदर इसमें बाउंस पॉसिबल है। और बजट के दिन हमें वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि बजट के दिन इसमें कैसी मूवमेंट आती है, बाकी मार्केट के अंदर या फिर बाकी सेक्टर्स के अंदर, कौन से सेक्टर के अंदर बड़ी स्कीम अनाउंस होती है, उनके अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो एक बार L&T इन्फोटेक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी 200 EMA पर आ चुका है, इसके अंदर भी बाउंस पॉसिबल है। तो एक बार विप्रो का भी चार्ट देख लेते हैं। विप्रो का चार्ट काफ़ी वीक है अगर हम बाकियों से कंपेयर कर दो, क्योंकि विप्रो के अंदर 200 EMA तोड़ चुका है और इसके नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे ब्रेकडाउन को कंफर्म नहीं मान सकते, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, सेक्टर भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो इसे ब्रेकडाउन को कंफर्म नहीं मान सकते। क्योंकि अगर ये बाउंस आ जाता है और यहाँ पर ऊपर भी निकल सकता है, तो हमें इसे भी देखने की ज़रूरत है कि एक बार ये बाउंस आता है या फिर ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाता है। तो एक बार इंटेलेक्ट डिज़ाइन का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इंटेलेक्ट डिज़ाइन का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर देख सकते हो कि अप्रैल से लेकर 2022 के स्टार्टिंग तक ये करेक्शन कर रहा है। अभी हालांकि इसमें अपमूव आ सकती है, अभी भी चाहे तो आप इसे बाय कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से काफ़ी छोटा रहेगा, जो कि है 200 EMA डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे 200 EMA के आसपास आ सकता है,
रिटेस्टिंग हो सकती है, लेकिन जैसे ही मार्जिन से ये लो कटेंगे 200 EMA को, तब हम स्टॉप लॉस को हिट मान सकते हैं, ना कि रिटेस्टिंग को। तो एक बार इंफ्रा कंपनीज़ का चार्ट देख लेते हैं। इंफ्रा कंपनीज़ के अंदर बजट के दिन काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 100 लाख करोड़ के प्लान अनाउंस किए ऑलमोस्ट 2025 तक। इसके अगर 80% भी एप्लीकेबल हो जाता है तो 2025 के अंदर काफ़ी बड़ी इसमें लॉन्ग टर्म की मूवमेंट आ सकती है। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इंफ्रा स्टॉक काफ़ी अच्छा अंडर परफॉर्म कर रहे थे 2008 से लेकर 2020 तक। काफ़ी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस तो इसमें हो चुकी है, आउट परफॉर्मेंस इसमें आ सकती है। तो इंफ्रा स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहले ABB का चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट एक राइजिंग वेज फॉर्म कर रहा है। राइजिंग वेज फॉर्म करने के बाद ब्रेकडाउन तो इसमें आ चुका है, लेकिन फिर भी इसमें कन्फर्मेशन का इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर कंसोलिडेशन हो जाती है तब इसकी करेक्शन यहीं से पूरी हो जाती है। करेक्शन को पूरी होने में इसको और ज़्यादा नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। काफ़ी बड़ी करेक्शन ही कर रहा था, तब बड़ी करेक्शन इसके अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है। इसके अंदर काफ़ी छोटी मोटी करेक्शन भी आपको मिलती है, तब हम इसे बाय करके चल सकते हैं। तो एक बार सीमेंस का भी चार्ट देख लेते हैं। ये सीमेंस का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर ये भी काफ़ी बड़ी करेक्शन कर रहा था, ब्रेकआउट आ चुका है, ऊपर भी निकल चुका है, तब हम चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। सीमेंस, थर्मैक्स और एलेंटी, इन तीनों का चार्ट काफ़ी सिमिलर है। तो एक बार थर्मैक्स का भी चार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर ब्रेकआउट आ चुका है, हम चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें भी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। एलएनटी का चार्ट देख लेते हैं। ये एलएनटी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है टाइम वाइज और प्राइस वाइज, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर भी अच्छी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि ये लीडर स्टॉक है। और लीडर स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट आती है अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो लीडर स्टॉक के अंदर ही सबसे बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो एक बार एनसीसी का चार्ट देख लेते हैं। ये एनसीसी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर देख सकते हो सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा है और उसके बाद बाउंस भी आ चुका है। तो जैसे ही 200 में पार होगा, यहाँ पर मूविंग एवरेजेस तो पूरे स्क्वीज हो चुका है, तो जैसे ही 200 में पार होगा हम इसे ब्रेकआउट मान सकते हैं और हम चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके अंदर भी ज़्यादा दूर नहीं है और इसके अंदर रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टॉप लॉस छोटा है, रिटर्न ज़्यादा है। इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के अंदर ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके अंदर आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखना, लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप इसे बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के अंदर ये भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है कि बाकी इंफ्रा स्टॉक की तरह ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, तब जाकर इसके अंदर भी आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। क्यूमिंस का चार्ट देख लेते हैं। ये क्यूमिंस का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर प्रीवियसली हमने बात की हुई थी कि एक बार अगर चाहे तो 200 में को वापस रिटेस्ट करने आ सकता है, तो ये रिटेस्ट तो कर चुका है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है 50 EMA और 200 के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है। मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ हो जाएंगे और जब मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ हो जाएंगे हम इस ब्रेकआउट को कंफर्म मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो चुकी है। अगर आप क्यूमिंस का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो लॉन्ग टर्म के अंदर ऑलमोस्ट 2015 से करेक्शन कर रहा है, तब काफ़ी बड़ी करेक्शन हो चुकी है। MNC कंपनी है तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी। जैसे ही करेक्शन ख़त्म हो गई तब चाहे तो इसे शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के अंदर भी अच्छे रिटर्न को दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि ये इंफ्रा स्टॉक है। क्यूमिंस, एलएनटी, इंफ्रा स्टॉक और बाकी कैपिटल गुड्स, इनके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो एक बार अदानी पोर्ट्स का भी चार्ट देख लेते हैं। अदानी पोर्ट्स का चार्ट काफ़ी टाइम वाइज करेक्शन कर रहा था। टाइम वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी है, मूविंग एवरेजेस भी पूरे स्क्वीज हो चुके हैं। तो जैसे ही इसके अंदर कोई अपमूव आती है हम चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास है। जैसे प्रीवियस लोज के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है, तब स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल सकता है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो 2008 से अगर कंपेयर करो तो इसमें बहुत बड़े रिटर्न्स अभी तक दिए नहीं है, तब लॉन्ग टर्म के अंदर ये अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब जाकर इसमें आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। तो एक बार वेंकीज़ का चार्ट देख लेते हैं। ये वेंकीज़ का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये करेक्शन कर रहा था। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया हुआ था, तब किसने किसने ये स्टॉक बाय किया हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने ये खुद स्टॉक बाय किया हुआ है और तभी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था। तब करेक्शन तो ये कर रहा था, लेकिन करेक्शन में अभी भी करेक्शन कर रहा है। टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस वाइज करेक्शन इसके अंदर एक्सटेंड होने के चांसेस काफ़ी कम है। आप चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हो। 2390 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर आप रिटर्न कंपेयर करो तो रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है आपको। 2018 से करेक्शन कर रहा था। स्मॉल कैप चार्ट है,
स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकता है। जैसे ही स्मॉल कैप के अंदर ब्रेकआउट आ जाता है तो तब स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप और ये वेंकीज़, इन दोनों के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। तब आप चाहे तो वेंकीज़ को भी बाय कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके। हम यहाँ पर जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इसमें बाय और सेल पोजीशन बनानी है तब अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो एक बार जेके पेपर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये जेके पेपर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये अगस्त 2021 से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है। मूविंग एवरेजेस पूरी तरह से स्क्वीज हो चुके हैं। अगर ये और एक बार रिटेस्ट करता है 200 EMA को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर और एक बार रिटेस्ट कर देता है तब ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद करेक्शन काफ़ी बढ़ जाएगी, टाइम वाइज करेक्शन और बढ़ जाएगी। तब करेक्शन जितनी बड़ी होगी उसके बाद रिटर्न भी उतने बड़े हो सकते हैं। तब हम चाहे तो इसे वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, ये लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है और लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। पेपर इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर सकती है। अगर प्लास्टिक के ऊपर या फिर ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जैसे कि रबर, उनके ऊपर कोई डिपेंडेंस कम हो सकती है तो प्लास्टिक और रबर इन दोनों के ऊपर कम हो सकती है और पेपर के अंदर ग्रोथ आ सकती है। तो एक बार फाइनेंशियल्स के भी स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले आवास फाइनेंशियल्स। ये आवास फाइनेंशियल्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही रेजिस्टेंस पार होगा हम इसे ले सकते हैं। ब्रेकआउट कंफर्म हो जाने के बाद ब्रेकआउट के काफ़ी नज़दीक ये पहुंच चुका है, तो ब्रेकआउट किसी भी टाइम आ सकता है। यही चीज़ भी पॉसिबल है कि इसी हफ्ते ब्रेकआउट आ जाए, तब हम इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। जैसे इसके अंदर ब्रेकआउट आएगा हम इसके अंदर बाई पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार कैनफिन होम का भी चार्ट देख लेते हैं। ये कैनफिन होम का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर ये 2017-18 के मिड से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था, तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही टिक चुका है। तो एक बार इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट की तरफ देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस पूरी तरह से स्क्वीज हो चुके हैं, तो हम चाहे तो अभी भी इसे बाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टॉक है तो इनके अंदर ज़्यादा वेटेज नहीं रखना। पोर्टफोलियो का बहुत छोटा पार्ट आपको इसको एलोकेट करना है, ना कि कोई बड़ा शॉर्ट या फिर इसके अंदर कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनानी। बहुत ही छोटे क्वांटिटीज़ के अंदर आप चाहे तो इसे बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। तो एक बार बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं। ये बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर 200 पर आ चुका है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है क्योंकि मूविंग एवरेजेस काफ़ी दूर है। मूविंग एवरेजेस जब तक नज़दीक नहीं आ जाते, स्क्वीज़ नहीं हो जाता, तब तक हम करेक्शन को वैलिड नहीं मान सकते। तो मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम करेक्शन को वैलिड मान सकते हैं। तो एक बार बजाज फिनसर्व का भी चार्ट देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व का भी चार्ट काफ़ी सिमिलर है। ये भी डेली टाइम फ्रेम पर 200 EMA पर आ चुका है। इसके अंदर भी कंसोलिडेशन हो सकती है। मूविंग एवरेजेस अभी भी इसके स्क्वीज़ नहीं हुआ, तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी करेक्शन हो सकती है। टाइम वाइज करेक्शन बची हो सकती है, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अगर ये थोड़ा नीचे भी जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस वाइज करेक्शन इसकी लगभग पूरी हो चुकी है। टाइम वाइज करेक्शन बची हुई है। इन्फो एज का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इन्फो एज का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ब्रेकडाउन हो चुका है, नीचे आ चुका है, तो हमें इसे अभी बाई नहीं करना, वेट एंड वॉच करना है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर आता है करेक्शन को पूरी करने। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाता है करेक्शन को पूरी करने, तब उस केस के अंदर टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों ही एक्सटेंड हो जाएगी और उसके बाद काफ़ी बड़ा टाइम ये लग सकता है करेक्शन को पूरी करने। तब हम इसे वेट एंड वॉच करेंगे। अभी हमें इसे बाई नहीं करना, ना तो शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है, ना तो लॉन्ग टर्म के लिए वैसे बाई करना है। हमें बस इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर आता है या नहीं आता। MCX का भी चार्ट देख लेते हैं। ये MCX का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ऑलमोस्ट ये 1.5 साल की करेक्शन कर रहा है। 1.5 साल से टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। अभी जाकर ये सपोर्ट पर आ चुका है, लेकिन हम काफ़ी टाइम से इसकी बात कर रहे थे कि काफ़ी ऊपर ही जा सकता है, लेकिन काफ़ी ऊपर ही गया भी था, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आ चुका है। तो काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। अगर आप चाहे तो इसे बाई कर सकते हो। अभी भी ख़राब टाइम नहीं है, लेकिन बहुत ही इसके अंदर भी छोटा पार्ट एलोकेट करना है। हालांकि फाइनेंशियल्स के अंदर आता है। फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज आता है, जैसे कि डिपॉजिटरी, NBFC, ब्रोकिंग कंपनीज, AMC कंपनीज। MCX भी एक एक्सचेंज कंपनी है, तो इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है। जैसे मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिकता है तब हम चाहे तो इसे बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तब ये 2013 से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है, तब काफ़ी बड़ी करेक्शन इसके अंदर भी हो चुकी है। तब हम चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। तुम चाहे तो इसे ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हो
तब आपको स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। तो एक बार IDFC लिमिटेड का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट कंफर्म भी हो चुका है, ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर निकल चुका है। हम इसे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स करेक्शन मान सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर बहुत अच्छी अप मूव भी आती है, डाउन मूव भी आती है, और जो भी आती है वो शार्प होती है। अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तब ये तेज़ी से ऊपर जाता है, और नीचे आता है तब ये तेज़ी से नीचे आता है। इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन। कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स भी आ सकते हैं, लेकिन टिका नहीं जाता। हम ये चीज़ निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकती है। अगर निफ्टी के अंदर कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो जाती है तब जो हमने रेंज फॉर्म की हुई है उसी रेंज के अंदर ही काम कर सकता है। ना तो ज़्यादा ऊपर जाएगा ना तो ज़्यादा नीचे आएगा, लेकिन नीचे आते टाइम लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। और अगर अभी ऊपर जाता है तो ऊपर जाते टाइम शॉर्ट टर्म के लिए जो भी पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो एक बार क्राइसिल का भी चार्ट देख लेते हैं। ये क्राइसिल का डेली चार्ट है। हमने प्रीवियसली इसकी बात की हुई थी कि ये रनिंग फ्लैट फॉर्म कर रहा है, यानी कि ए वेव, बी वेव और सी। ए वेव जब इसके अंदर फॉर्म हुई थी वो सबसे पहला लेग था करेक्शन का, और उसके बाद बी वेव फॉर्म हो गई। बी वेव जब फॉर्म हुई तब ये स्ट्रॉन्ग बी फॉर्म हुई। स्ट्रॉन्ग बी का मतलब है अपने हाई को काटना और उससे भी ऊपर जाना, उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बी। जब ये स्ट्रॉन्ग बी फॉर्म हो गई उसके बाद सी वेव फॉर्म हो गई, और जो सी वेव फॉर्म होती है उसने अपना प्रीवियस लो नहीं काटा, तब हम इसे प्रॉपर रनिंग फ्लैट मान सकते हैं। रनिंग फ्लैट का यही मतलब होता है ए, बी और सी। सी वेव जो फॉर्म होगी तो प्रीवियस लो को नहीं काटेगी। तो डेली टाइम फ्रेम पर आ चुका है, बाउंस भी इसके अंदर आ सकता है, तो हमें यहाँ पर भी कंसोलिडेशन देख सकती है। तो जैसे इसके अंदर कंसोलिडेशन हो जाती है ABC पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, और जैसे ABC पैटर्न ये करेक्टिव फेज ख़त्म हो जाएगा इसको हम चाहे तो बाई कर सकते हैं। आगे जाके इम्पल्स फॉर्मेशन इसके अंदर कैसी होती है, इम्पल्स फॉर्मेशन की भी चर्चा हम इसमें करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके इसमें कैसी मूवमेंट आती है, इम्पल्स फॉर्मेशन कैसी होती है, इसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम क्रॉम्पटन की भी चर्चा करेंगे कि क्रॉम्पटन के अंदर कैसी मूवमेंट आती है और इम्पल्स फॉर्मेशन कैसी हो सकती है। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख चुके हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फाइनेंशियल्स के बाद एनर्जी सेक्टर के स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले NTPC का स्टॉक देखेंगे। ये NTPC का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 2008 से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है। करेक्शन अब जाकर ख़त्म हो चुकी है, अप मूव भी इसके अंदर स्टार्ट हो सकती है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर कैंडल्स काफ़ी अच्छे से फॉर्म हो रहा है। कैंडल्स काफ़ी अच्छे से फॉर्म होने का मतलब है कि बुलिश कैंडल्स ये फॉर्म हो रहा है और मूविंग एवरेज के ऊपर ये टिक चुका है। तब हम चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाय कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा यह स्टॉक नहीं है, काफ़ी छोटा स्टॉक है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्टॉक है और मोनेटाइजेशन के लिए भी इसके अंदर अप्लीकेशन हो सकती है, यानी कि NMP का मतलब है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। उसके अंदर कुछ एसेट मोनेटाइज किए जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट के एसेट है उनको कुछ हद तक प्राइवेट कंपनीज़ को लीज पे दिया जाएगा, ताकि वहाँ से वो प्रॉफिट निकाल सके और गवर्नमेंट को भी थोड़ा इम्प्रूव इससे आ चुके। तो NTPC के भी कुछ एसेट्स प्राइवेट कंपनीज़ को लीज पे दिए जा सकते हैं, तो इनके अंदर भी अपमूव आ सकती है। NTPC के अंदर हम चाहे तो अभी बाय कर सकते हैं। मंथली कैंडल काफ़ी अच्छे से फॉर्म हो रहा है और इसके अंदर स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा है, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम पर 200 EM है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये कटने के चांसेस काफ़ी कम है। तो एक बार महानगर गैस का भी चार्ट देख लेते हैं। ये महानगर गैस का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर देख सकते हो कि प्रॉपर एक रेंज फॉर्मेशन हो रही है। रेंज के लोअर साइड ये आ सकता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन होता है या फिर ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है। जब भी ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तब हम इसे बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए गैस सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर इसमें फॉल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो एक बार IGL का भी चार्ट देख लेते हैं। IGL का चार्ट काफ़ी वीक है। अगर हम महानगर गैस से कंपेयर करें या फिर गुजरात गैस से कंपेयर करें तो IGL का चार्ट काफ़ी वीक है, काफ़ी नीचे आ चुका है। हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि इसके अंदर कैसी मूवमेंट आती है, और अगर ये करेक्शन को एक्सटेंड करता है तब इसका मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम या फिर उससे भी नीचे जा सकता है करेक्शन को पूरी करने। तो एक बार गुजरात गैस का भी चार्ट देख लेते हैं। गुजरात गैस का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम MGL और IGL से कंपेयर करें तो गुजरात गैस के अंदर डेली टाइम फ्रेम पर करेक्शन हो रही है। जैसे ही डेली टाइम फ्रेम करेक्शन पूरी हो जाएगी हम इसे बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक ही साबित हो सकता है, लेकिन अगर एक बार फिर से रिटेस्ट करने आ जाता है डेली टाइम फ्रेम पे 200 EMA को, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 EMA को फिर से एक बार रिटेस्ट हो सकती है, और जो मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेशन होगी, यानी कि 50 EMA और 200 EMA, इनके बीच में कंसोलिडेशन होनी काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम उस कंसोलिडेशन को या फिर करेक्शन को वैलिड मान सकते हैं। पेट्रोनेट LNG का चार्ट देख लेते हैं।
पेट्रोनेट एलएनजी का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर प्रॉपर एक रेंज फॉर्म कर रहा है। ये भी एक टाइम वाइज करेक्शन है लॉन्ग टर्म के अंदर, ये कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है। अगर आप हाई और लो को कंपेयर करो इस रेंज के अंदर तब तो ये प्राइस वाइज नज़र आएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म को कंपेयर करो तब लॉन्ग टर्म के अंदर ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, ना कि प्राइस वाइज करेक्शन। ऑलमोस्ट ये 2018 से लेकर 2022 तक करेक्शन कर रहा है, तब काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन में हो चुकी है। जैसे इसके अंदर ये रेंज फॉर्म हुई है, हम इसे ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। जैसे ही ट्रायंगल का ब्रेकआउट आएगा तो हम इसे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न हमको दे सकता है। टाटा पावर का भी चार्ट देख लेते हैं। टाटा पावर की चर्चा हमने पहले ही बहुत बार की हुई थी, ऑलमोस्ट ये 80 रुपये के आसपास था, तब तक हम इसे बाय करते आ रहे हैं। तब किसने किसने ये स्टॉक बाय किया हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है ऑलमोस्ट वो लेवल से, तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है। तो इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद करेक्शन भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। हालांकि ये 3 आवर के टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेट कर रहा है, अगर थोड़ा नीचे आ सकता है, डेली टाइम फ्रेम पर आ जाता है करेक्शन को पूरा करने, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर कंसोलिडेशन हो जाती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 आवर पे ही कंसोलिडेशन हो जाती है तब हम ये मान सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर अपसाइड भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो लॉन्ग टर्म के अंदर ऑलमोस्ट ये 2008 से लेकर 2021 तक करेक्शन कर रहा था, तो काफ़ी बड़ी करेक्शन हो चुकी है। बड़ी करेक्शन के बाद ही अप मूव होती है, ना कि कोई अप मूव ऐसी नहीं आ सकती। जब आप बड़ी मूव एक्सपेक्ट करते हो तो बड़ी करेक्शन होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो एक बार रिलायंस का भी चार्ट देख लेते हैं। ये रिलायंस का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी काफ़ी बड़ी करेक्शन कर रहा है। बड़ी करेक्शन का मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल की करेक्शन। ऑलमोस्ट ये जुलाई 2020 से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है। 1.5 साल अभी तक पूरे नहीं हुए। 1.5 साल पूरे हैं, अभी भी इसमें पॉसिबल है, अभी भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये 200 EMA और 50 EMA के बीच में कंसोलिडेट करें। जैसे ही कंसोलिडेशन पूरी होगी तभी हम इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे बाय करना चाहते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो अच्छी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी करेक्शन ही कर चुका है, तो बड़ी करेक्शन के बाद बड़ी अप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ONGC का भी चार्ट देख लेता है। ये ONGC का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर देख सकते हो कि 2008 से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा था। अगर कोई भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पर 200 EMA के नीचे आ जाता है तब हम स्टॉक को इग्नोर लिस्ट के अंदर डालेंगे, यानी इस स्टॉक को ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है। हमें वो सिर्फ वेट एंड वॉच करना है कि कैसी मूवमेंट उसके अंदर आ सकती है। तभी नीचे तो आ चुका था, नीचे टिक भी चुका था और उसके बाद अपमूव भी आ चुका। अपमूव आने के बाद ऊपर भी ये टिक चुका है, तब ऊपर टिक चुका है, मंथली टाइम फ्रेम पर अच्छी क्लोजिंग आ सकती है, तब हम चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ONGC काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, इसके अंदर भी डिस इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आप ये सोचते हो कि टॉप से करेक्शन पूरी हो रहा है, तब ये करेक्शन एक्चुअली टॉप से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये करेक्शन स्टार्ट हो रही है 2008 से। तो 2008 से लेकर अभी तक काफ़ी बड़ी करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है, तो बड़ी करेक्शन तो पूरी हो चुकी है और उसके बाद आप बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन निफ्टी के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है कि 2-3 महीने करेक्शन चले, 2-3 महीने इसके अंदर भी करेक्शन हो सकती है। आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखो तो इसके अंदर डोजी फॉर्म हो सकती है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर डोजी फॉर्म होती है तो इसके अंदर आपको पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है तब इसके अंदर आप टिक सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर जो अपमूव आएगी तब आप चाहे तो इस अपमूव को एंजॉय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छी अपमूव आ सकती है। ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, इसके अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो एक बार क्रॉम्पटन ग्रीव्स का चार्ट देख लेते हैं। ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स का डेली चार्ट है। प्रीवियसली हमने बात की हुई थी कि ये ABC पैटर्न में करेक्शन कर रहा है, जैसे कि क्राइसिल के अंदर करेक्शन हो रही है। ये A वेव फॉर्म हुई, उसके बाद B वेव जो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है अपने हाई को काट दिया, जिसको हम स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग बी के बाद C वेव फॉर्म हुई है, उसके अंदर C वेव ने लो को नहीं काटा, हम इसे प्रॉपर एक रनिंग फ्लैट बोल सकते हैं। लेकिन इम्पल्स फॉर्मेशन तभी मानी जाएगी जब जितने कैंडल्स के अंदर ये नीचे आया था उससे कम कैंडल्स के अंदर ये ऊपर जाए, यानी कि जितने कैंडल्स में नीचे आया था, अगर आप गिन सकते हो कि ये टॉप से लेकर अभी तक, जैसे ये टॉप कटेगा उसके बाद डबल बॉटम की फॉर्मेशन होगी, यानी कि W शेप की, और उसके बाद हम मान सकते हैं कि इम्पल्स फॉर्मेशन हो सकती है। इम्पल्स फॉर्मेशन कैसी होती है इसके अंदर टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इम्पल्स फॉर्मेशन क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर बहुत जल्दी हो सकती है। निप्पॉन इंडिया इलेक्ट्रिक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निप्पॉन इंडिया इलेक्ट्रिक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर देख सकते हो कि 2018 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट ये 4 साल की करेक्शन कर रहा था, ब्रेकआउट आ चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट आ चुका है, कन्फर्मेशन भी आ चुका है, ऊपर भी निकल चुका है, हम चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर भी अच्छी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स वाला सेक्टर है।
कैपिटल गुड्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, मेटल, ऑटो, इनके अंदर आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। सिम्फनी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये सिम्फनी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 2015 से लेकर 2022 तक अभी तक ये करेक्शन कर रहा है। अभी तक करेक्शन पूरी नहीं हुई। करेक्शन जैसे इसके अंदर पूरी होगी, मंथली टाइम फ्रेम पर अच्छी सी क्लोजिंग आनी सबसे ज़रूरी है। क्लोजिंग तभी हम मान सकते हैं जब 50 EMA के ऊपर ये क्लोज हो जाएगा, अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी, मारूबोजू फॉर्म हो जाएगी या फिर एंगल्फिंग फॉर्म हो जाएगी। जैसे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी अच्छी बड़ी, तब हम मान सकते हैं करेक्शन पूरी हो चुकी है। और उस कैंडल की क्लोजिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर बीच में ही ऊपर निकल जाता है और उसी महीने के अंदर नीचे आ जाता है, तब इसके अंदर एक वीक फॉर्म होगी या फिर शैडो फॉर्म होगी, तब हम उस कैंडल को वैलिड नहीं मान सकते। वैलिड तभी मानेंगे जब मंथ एंड तक ही ऊपर टिका रहे और मंथ एंड तक अपने हाई के आसपास ही क्लोज करे, तभी हम उस करेक्शन को प्रॉपरली और वैलिड मान सकते हैं। तो एक बार केमिकल सेक्टर के कुछ स्टॉक देख लेते हैं। केमिकल सेक्टर के अंदर सबसे पहले यूपीएल का चार्ट देखते हैं। यूपीएल की चर्चा हमने पहले भी की हुई थी कि जैसे ही रेंज के बाहर निकलेगा, आप चाहे तो इसे बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक ही साबित हो सकता है। तो थोड़ा तो ऊपर निकल चुका है और उसके बाद जो फॉल देख रहे हो शॉर्ट टर्म के अंदर या फिर 2-3 दिन के अंदर, वो फॉल निफ्टी के कारण आया है। जैसे निफ्टी के अंदर बाउंस आएगा, इसके अंदर बहुत बड़ा बाउंस आने के चांसेस है और ये अपने ऑल टाइम हाई को भी काट सकता है और उसके ऊपर भी निकल सकता है। तो हम चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। कोरोमंडल का चार्ट देख लेते हैं। कोरोमंडल का भी चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम भी इसकी चर्चा पहले से कर रहे थे। अभी तक ये कंसोलिडेशन ही कर रहा है, टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है, पूरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन है। तो इसके अंदर भी अप मूव आ सकती है। जैसे मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो जाएंगे, तब चाहे तो अभी इसे बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट इसमें आ सकती है। आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, यानी कि ये वाले लो पे हमने जो सपोर्ट मार्क की हुई है, ये सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा देना है, जो कि इतना बड़ा नहीं है और कंसोलिडेशन काफ़ी बड़ी है। 1.5 साल की कंसोलिडेशन हो चुकी है, तो 1.5 साल की कंसोलिडेशन के बाद उसके बाद अपनी भी काफ़ी बड़ी आएगी। और अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें, तो केमिकल सेक्टर के अंदर भी बजट के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसे कि डैम्स और बाकी इरिगेशन फैसिलिटीज़, उनके अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होती है, तो एग्री केमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये फर्टिलाइज़र वाले स्टॉक, इनके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है उसी दिन के अंदर। और ये चीज़ भी पॉसिबल है कि पूरा साल परफॉर्म करता रहे और पूरी साल का परफॉर्मेंस काफ़ी बड़ा हो सकता है। रेन इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देख लेते हैं। ये रेन इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर 200 EMA 50 EMA के बीच में एक कंसोलिडेशन होनी है और उस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ सकता है। हम चाहे तो तभी इसे बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर भी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। हालांकि ये स्मॉल कैप चार्ट है, तो स्मॉल कैप के अंदर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी 2018 से करेक्शन कर रहा है, तो काफ़ी बड़ी करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है और इसके अंदर भी अपमूव आ सकती है। एक बार गैलेक्सी सर्फैक्टेंट का चार्ट देख लेते हैं। ये भी इसका डेली चार्ट है। ये अगर चाहे तो एक बार फिर से 200 EMA को रिटेस्ट कर सकता है, या फिर जो सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क की हुई है उसको भी एक बार फिर से रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन दोनों ही केस के अंदर ये काफ़ी अच्छा चार्ट है। अगर यहीं से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, एक बार रिटेस्ट करता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही केस के अंदर ये चार्ट काफ़ी अच्छा है। तो एक बार दीपक फर्टिलाइज़र्स का भी चार्ट देख लेता है। ये दीपक फर्टिलाइज़र्स का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर 2018 से लेकर 22 तक करेक्शन कर रहा था। 4 साल की करेक्शन हो चुकी है। बीच में काफ़ी नीचे आ चुका था, लेकिन करेक्शन अब जाकर पूरी हो चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट आ चुका है, कन्फर्मेशन भी आ चुकी है। तो एक बार इसका डेली चार्ट देख लेता है। डेली चार्ट की चर्चा हमने प्रीवियसली की हुई थी कि 400 रुपये के आसपास में ब्रेकआउट आ सकता है। तब किसने किसने ये स्टॉक बाय किया हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अपमूव तो आ चुका है इसके अंदर और अपमूव कंफर्म भी हो चुकी है। हम चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अपमूव भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर रिटेस्टिंग हो चुकी है। तब लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न इसके अंदर आ सकते हैं। तो एक बार LKMS का चार्ट देख लेते हैं। ये LKMS का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर हमने जो सपोर्ट मार्क की हुई है, सपोर्ट को अच्छे से रिटेस्ट कर रहा है। इसके अंदर भी अपमूव आ सकती है बहुत ही कम टाइम के अंदर या फिर 1-2 दिन के अंदर। ये चीज़ भी पॉसिबल है कि इसी हफ्ते के अंदर अपमूव स्टार्ट हो जाए और एक ही कैंडल काफ़ी बड़ी फॉर्म हो सकती है। इसके अंदर अपमूव आने को काफ़ी तैयार है। तुम चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहे तो बाय कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी। सपोर्ट आपका काफ़ी क्लियर है। सपोर्ट ऑलमोस्ट 3000 में कैलकुलेट हो रहा है। 3000 पर स्टॉप लॉस लगा देना है। स्टॉप लॉस के बाद इसे काफ़ी बड़ी अपमूव इसमें एक्सेप्ट कर सकते हो।
तो एक बार सीमेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक देख लेते हैं। सीमेंट सेक्टर के अंदर सबसे पहले एचएल का चार्ट देख लेते हैं। ये एचएल का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर सितंबर से पहले अभी से करेक्शन कर रहा है। एक बार इसमें ही कंसोलिडेशन हो सकती है, लेकिन अपमू काफ़ी नज़दीक है। अपमू इसके अंदर काफ़ी अच्छी आ सकती है और ये लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। सीमेंट सेक्टर जो कि इंफ्रा से काफ़ी जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो सीमेंट सेक्टर और इंफ्रा के अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। इंफ्रा और सीमेंट ये दोनों काफ़ी सिमिलर है, तो आप चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए एचएल काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको दे सकता है। अल्ट्राटेक का चार्ट देख लेते हैं। अल्ट्राटेक जो कि लीडर स्टॉक है, 200 एम पर आ चुका है। कंसोलिडेशन हो सकती है और ये कंसोलिडेशन हो सकती है डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम का मतलब है 50 एम और 200 एम के बीच में कंसोलिडेशन, वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। तो जैसे ही इसके अंदर कंसोलिडेशन होगी, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो जाएंगे, हम चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सीमेंट सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और अल्ट्राटेक सीमेंट इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो एक बार श्री सीमेंट का चार्ट देख लेते हैं। श्री सीमेंट का चार्ट काफ़ी वीक है, सपोर्ट इसके अंदर तोड़ चुका है। अभी हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सपोर्ट के ऊपर आएगा तभी हम इसको देखेंगे। तो एक बार एसीसी का चार्ट देख लेते हैं। एसीसी और अंबुजा इन दोनों के चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एसीसी ने भी 200 एम पर सपोर्ट ले लिया। यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो सकती है। 50 एम और 200 एम के बीच में कंसोलिडेशन होगी। जैसे ही कंसोलिडेशन होगी, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो जाएंगे, तभी हम इसे ब्रेकआउट मान सकते हैं। एक बार अंबुजा का भी चार्ट देख लेते हैं। अंबुजा का चार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है अगर हम एसीसी और अल्ट्राटेक से कंपेयर करें तो, क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुका है 200 एम के, लेकिन फिर भी हम इसे ब्रेकडाउन नहीं मान सकते। अगर हम रैंकिंग वाइज भी बात करें या फिर मार्केट कैप के हिसाब से भी बात करें, तो अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैप थोड़ा कम है अगर एसीसी और अल्ट्राटेक से कंपेयर करें तो अंबुजा के अंदर भी कंसोलिडेशन हो सकती है और इसकी कंसोलिडेशन भी होगी 50 एम और 200 एम के बीच में। तो एक बार रैमको सीमेंट का भी चार्ट देख लेते हैं। रैमको सीमेंट का भी चार्ट हालांकि थोड़ा सा वीक है। रैमको सीमेंट के अंदर ब्रेकडाउन आ चुका है, ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो हमें फ़िलहाल तो इसे इग्नोर करना है, लेकिन हम इसे वेट एंड वॉच करते रह सकते हैं कि कब जाकर इसके अंदर मूवमेंट आ सकती है और कब जाकर ये लाइन के ऊपर टिक जाता है। तो एक बार जेके लक्ष्मी सीमेंट का चार्ट देख लेते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट का भी चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो, तो लॉन्ग टर्म के अंदर 2015 से लेकर 2020 तक करेक्शन कर रहा था। तो इतनी बड़ी करेक्शन हो चुकी है, 5-6 साल इसने लगा दिए करेक्शन को पूरी होने में। तब इतनी बड़ी करेक्शन पूरी होने के बाद जो अपमूव आएगी, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं होगी। तभी जो बड़ी करेक्शन तो पूरी कर चुका है, बड़ी करेक्शन पूरी होने के बाद अपमूव भी आ गई और उसके बाद छोटी करेक्शन के अंदर एंटर कर गया। और उस छोटी करेक्शन का मतलब है डेली टाइम फ्रेम की करेक्शन। तब डेली टाइम फ्रेम के अंदर 50 एम और 20 एम के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है, ब्रेकआउट आ सकता है। हम चाहे तो अभी भी इसे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर इसकी काफ़ी अच्छी अपमूव आ सकती है। हालांकि ये मिड कैप स्टॉक है, तो मिड कैप के अंदर काफ़ी अच्छी अपमूव आ सकती है। अगर हम लार्ज कैप से हम कंपेयर करें तो मिड कैप आउट परफॉर्म दे सकते हैं। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इंडिया सीमेंट का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इंडिया सीमेंट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट इसमें आ चुका था, लेकिन बाद में मार्केट के अंदर फॉल आ गया। तब इसके अंदर भी फॉल आ चुका था, लेकिन ये फॉल उतना ज़्यादा टिका हुआ नहीं है। अभी चाहे तो ये फॉल कैंसिल हो सकता है, ऊपर भी निकल सकता है। बजट के दिन अगर कोई बड़ी मूवमेंट आती है तब ये फॉल भी कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ पॉसिबल है कि ये लॉन्ग टर्म की करेक्शन पूरी करे। लॉन्ग टर्म का मतलब है मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर ये 2008 से करेक्शन कर रहा है। तब इतनी बड़ी करेक्शन तो पूरी हो चुकी है और उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न आपको दिखाई दे सकते हैं। एक बार बिरला कॉर्पोरेशन का चार्ट देख लेते हैं। ये बिरला कॉर्पोरेशन का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर देख सकते हो करेक्शन हो रही है, लेकिन करेक्शन इतनी बड़ी नहीं। टाइम वाइज करेक्शन तो ये कर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेजेस अभी तक उतने स्क्वीज़ नहीं हुए जितने की होने चाहिए। तो हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि कब इसमें मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ हो जाएंगे और तब हम इसे बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट और बिरला कॉर्पोरेशन ये दोनों सेम कंपनीज़ के अंदर आती है, जो कि ग्रासिम जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर आती है। तब दोनों कंपनीज़ में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि लीडर स्टॉक है और बिरला कॉर्पोरेशन जो कि उसके साथ ही है। तब आप दोनों कंपनीज़ के अंदर चाहे तो पोजीशन बना सकते हो। दोनों ही काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सिंपल चार्ट के साथ सिंपल नॉलेज फ्री में मिल सके। और हम बजट वाले दिन एक बड़ा वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टॉक इंक्लूड होंगे और उस स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट भी आ सकते हैं। तो बजट का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बजट के अंदर और एक बुलेटिन का वीडियो अपलोड ज़रूर होगा। तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू।